बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के नमल डायलॉग के एक सेशन के साथ, जिसमें आज हमारा उन्वान है बजट और रियल इस्टेट और इसका क्या आपस में क्या ताल्लुक़ है। इसमें हमारे साथ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी मौजूद हैं, अहमद वक़ार साहब का ताल्लुक़ पाइट से है, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। अहसन मलिक साहब रियल इस्टेट एनालिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं, और हमारे साथ सग़ीर मुश्ताक साहब हैं जो CEO हैं ISC टावर के। मैं आप सबको वेलकम करता हूं नमल टीवी स्टूडियो में। तो आज जो हमारा जो ये सेशन है, ये है रियल इस्टेट के हवाले से। पहला सवाल मैं अहसन मलिक साहब से शुरू करना चाहूँगा कि जो इस वक्त बजट आ रहा है और उसमें ये चेमगोइयाँ नज़र आ रही हैं कि रियल इस्टेट के ऊपर टैक्सेशन में इजाफा किया जाएगा, तो इस कन्फ्यूजन का रियल इस्टेट मार्केट और उसके इन्वेस्टर के ऊपर क्या असरात होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं नमल का, पाइट का, SDPI का, इन तीनों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सेशन अरेंज किए जस्ट फॉर द एजुकेशन ऑफ पब्लिक एंड गवर्नमेंट। अब जहाँ तक रही बात बजट की, मैं ये डिफरेंट फोरम्स पे बात कर चुका हूँ कि ये जो हमारे बजट बनाने वाले लोग हैं, चाहे वो FBR है, चाहे फाइनेंस डिवीजन है, माशाल्लाह काफ़ी काबिल लोग हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। उनको ग्राउंड पे लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं उनका अदराक नहीं होता। और हमारी गवर्नमेंट का जो मिजाज बन चुका है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, इससे पहले वाली, इससे मजीद पीछे वाली जितनी भी गवर्नमेंट थी, वो मेरे ख्याल में हम आज तक मतलब मेरी जाती ख्याल में हम आज तक आजाद नहीं हुए, सिर्फ पावर ट्रांसफॉर्म हुई है। मतलब कल भी हम गोरे से ऑर्डर लेते थे, आज भी हम गोरे से ऑर्डर ले रहे हैं कि बजट IMF देगा, हमारे बाबूज ने उसको थंब इंप्रेशन दे रहे हैं सिर्फ। लेकिन अभी इससे पहले आपका जो सेशन चल रहा था उसमें भी बात हो रही थी, मतलब हम कब सीखेंगे, कब हम मुल्क की खातिर चलेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप जैसे इंस्टीट्यूट से, पाइट से और जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं कि काइंडली आप सब लोग अपने तमाम स्टूडेंट से सर्वे करवा के गवर्नमेंट को थोड़ा सा एजुकेट करें, उनको पता चले कि एक बिजनेसमैन क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्योंकि उनको बंद कमरों में बैठ के लोगों को नहीं पता कि एक रियल एस्टेट वाले को क्या मसाइल हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये टॉपिक आपने रियल एस्टेट का रखा है और इस वक्त एक परसेप्शन बना दिया गया है कि रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान में जो है वो एक नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है, नॉन टैक्स पेयर सेक्टर है और ये मुल्क की इकोनॉमी में कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करता। मुझे इससे बहुत शदीद इख्तलाफ है, क्योंकि बेसिकली जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स की नेग्लिजेंस, इनसफिशिएंसी की प्राइस हम सब लोग पे कर रहे हैं, लाइक जहां जहां बिजली चोरी होती है उसकी कॉस्ट हम सब पे करते हैं। इसी तरह रियल एस्टेट में भी जो टैक्स चोरी कर रहा है उसकी पनिशमेंट आप जेन्युइन रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाले को पनिश कर रहे हैं। और हासिल इससे क्या होगा, सबसे बड़ा जो नुकसान मेरी जो एनालिसिस है वो ये कि आप पहले एक नमूना देख चुके हैं कि कैपिटल किस तरह फ्लाई हो रहा है, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आना रुक गई है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, मतलब आप बाकी एग्जांपल देते हैं दुनिया को सारी चीजें, तो आपको नजर नहीं आता कि दुबई में कौन सी इंडस्ट्री लग रही है, आपको टर्की नजर नहीं आता, आपको जर्मनी नजर नहीं आया, आपको मलेशिया नजर नहीं आया कि उन्होंने रियल एस्टेट को डेवलप करके तरक्की की है। कुछ गलतियां होंगी हमारे एंड पे भी, मैं ये नहीं करता, बट मेजॉरिटी गलतियां गवर्नमेंट के पार्ट में, रेगुलेटर के एंड पे हैं, क्योंकि रेगुलेटर को बेसिकली चीजों की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। मतलब अभी जैसे पाइड ने पिछले दिनों, आज से कुछ अर्सा पहले एक सेमिनार अरेंज किया था और उसमें ये इन्होंने आइडिया फ्लोट किया कि ये जो SBR वैल्यूएशन है, DC रेट्स हैं, ये नहीं होने चाहिए। मेरी डॉक्टर नदीमुल हक साहब से भी मुलाकात हुई तो मैंने उनको उसको प्रूफ करने की कोशिश की, डॉक्टर साहब कि आपका ये जो आइडिया है ये पाकिस्तान में वर्केबल नहीं है।
उसकी रीजन ये थी कि यहां पे मेजॉरिटी जो ट्रांजैक्शन है वो 99% कैश पे है, और जिन मुल्कों का या जहां का आप फॉर्मूला लेकर आना चाह रहे हैं वहां पे 99% ट्रांजैक्शन जो हैं वो मॉर्गेजेस हैं, लीजेस हैं, बैंक ट्रांजैक्शन हैं। अभी मैं एक और फोरम पे था तो मेरे ख्याल में इमीडिएटली, मतलब अभी आप ये देखें तो तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं एफबीआर वैल्यूएशन नहीं बढ़ी, और आप फिर टैक्सेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मतलब आप ऐसे मैकेनिज्म पे क्यों नहीं जाते कि आप टैक्स रिड्यूस करें, वैल्यूएशन को रेज दे दें, और वैल्यूएशन आपको फिगर जो टैक्स कलेक्शन है वो आपको उतनी ही आएगी, और शायद मेरे ख्याल में ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि उस पर काम करना पड़ेगा, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, वो उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, एक छोटी सी चीज और ऐड कर दूं, अगर आपके लिए सब चीजें मुश्किल है ना, तो एक और सबसे अच्छा फॉर्मूला शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी दिया था कि आप ये खत्म करें तमाम वैल्यूएशंस। आप स्ट्रेट कहें कि वकार साहब जो वैल्यू शो करना चाहते हैं वो करें, गवर्नमेंट उसका 50%, 60% प्लस पे करके आपसे बायबैक कर लेगी। ऑटोमेटिकली 2 साल में, 3 साल में चीजें स्मूथ हो जाएंगी। एहसन साहब, क्योंकि जब हम रीट्स की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हमारे पास जो इनफॉर्मल, मतलब जो रेगुलराइज्ड मार्केट नहीं है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे जो फाइलें भी बिक रही हैं इस वक्त, प्लाट से एक अगली स्टोरी है फाइल्स, और वो फाइल्स की जो ओनरशिप है वो उसके पीछे बैक एंड पे कोई एसेट एज सच जो इस वक्त चल रही हैं, एक प्लाट के पीछे 3-3 फाइलें बिक रही हैं। तो जब हम रेगुलेटर की बात करते हैं, मार्केट की बात, उसको तो हम क्रिटिसाइज करते हैं। जो पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टेक होल्डर है, उनका भी एक बड़ा रोल है इस मार्केट को डिस्टेबलाइज करने में, क्योंकि इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है इस वजह से बहुत कम होता जा रहा है। वाहिद भाई, ये जो फाइल्स और इसकी आप बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क में तमाम लॉज एग्जिस्ट करते हैं, रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, बट उनको यूज करता है हमारा ब्यूरोक्रेट अपने इंटरेस्ट में, रेंट सीकिंग के लिए। जितनी सोसाइटीज हैं तमाम की नाम आपकी आरडीए की वेबसाइट पे अवेलेबल है, कमिश्नर की वेबसाइट पे अवेलेबल है कि ये ब्लैक लिस्टेड है, इनको एनओसी नहीं मिला। तमाम फॉर्मेलिटीज वो बेचारे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 2, 4, 5, 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने तमाम फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी हुई हैं, बट कुछ सेटलमेंट नहीं हो रही कि उनको एनओसी इशू हो। और जो फाइल्स की आप बात कर रहे हैं, ये फाइल्स मुमकिन है कि जो ग्राउंड पे स्टाफ बैठा हुआ है उसकी मर्जी के बगैर बिक जाए, पॉसिबल नहीं। मैंने ये पहले भी टॉक शो में बोला कि आप सिर्फ किसी बड़ी रोड पे चले जाएं, आपको स्वाय होर्डिंग्स के, सोसाइटीज के कुछ नजर नहीं आएगा। आप उसके बाद शाम को 6 बजे मीडिया टीवी लगा लें, आपको स्वाय बिल्डर और डेवलपर्स के ऐड के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। मैं अभी कल परसों एक क्लिप देख रहा था, शायद आपने भी देखा होगा, एक ये गुजर खान के पास ना कोई एक सोसाइटी लॉन्च हुई है, 600 कनाल जमीन है उसके पास। वुड यू बिलीव सर कि उसने 50 करोड़ रुपए के इश्तिहार इशू किए हैं मीडिया को। 50 करोड़ के, 50 करोड़ रुपए के। तो मतलब कहां है अदारे? और ये एड ही लोगों को मोटिवेट करते हैं ना। तो बेसिकली हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है। आप रीट में क्यों नहीं जाते लोग? मेरे पास जमीन ही 600 कनाल है, मैं 6000 फाइल कैसे बेचूंगा? रेगुलराइज हो जाएगी ना चीजें रेगुलराइज हम करना ही नहीं चाहते। और ये हम लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, ये ऊपर वाली जो ब्यूरोक्रेसी है वो ये नहीं करना चाहती। और यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि लॉ की इंप्लीमेंटेशन सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए की जाती है। अभी जो हम टैक्सेशन सुन रहे हैं, जो रियल एस्टेट के ऊपर ये करना चाह रहे हैं या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ ये जाना चाह रहे हैं, तो मतलब क्या होगा? मजीद आपने बेड़ागर करना है, मजीद कैपिटल फ्लाई होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो बस ठीक है, अगर ये इस तरीके से मुल्क को चलाना चाहते हैं तो मतलब दुआ ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो मतलब। और आप नमल का शुक्रिया, पाइट का शुक्रिया कि जो इनको एजुकेट कर रहे हैं, या बाकी इंस्टीट्यूट जो इनको गाहे बगाए, क्योंकि जो भी प्रपोजल्स जाती हैं वो तो हमारे बाबू के पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का, और अगर पढ़ भी लेगा तो वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा कि यार ये कहना क्या चाह रहा है। उसके लिए सबसे आसान काम है एग्जिस्टिंग परसेंटेज को इंक्रीज कर दें, क्योंकि आपने IMF से लोन लेना है
और आपने उसको दिखाना है कि आपने 13,000 का फिगर टच करना है अपने टैक्स कलेक्शन में, तो ताकि आपको लोन मिल जाए। जैसे वकार भाई ने कहा कि हमारा तो आने वाले 5 सालों का बजट पहले से तैयार है, तो फिर ये क्यों ये आई वॉश, ये क्यों आप पब्लिक को धोखा दे रहे हैं? आखिरी क्वेश्चन मैं एहसन साहब की तरफ आना चाहूँगा। रीट्स को बनने में टाइम लगेगा, जो एग्जिस्टिंग मार्केट है हमारी, जो ट्रेडिशनल मार्केट है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? वाहिद भाई, सबसे पहले एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, वो ये कि रियल एस्टेट के स्टेप्स हैं, ठीक है, और उसमें जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज लैंड एंड रियल एस्टेट, देन बिल्डर, देन डेवलपर, देन मार्केटिंग कंपनी। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, चंद एक ऐसी ये कंपनीज हैं जिन्होंने एक देसी जुबान में कहूं तो चूरन बेचना शुरू कर दिया है कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारी वजह से चलती हैं। जबकि मैं इसके ऊपर हर जगह पे ये फोरम पे कहता हूं कि यार, जब तक जमीन को मरात नहीं मिलेंगी तो ये कंस्ट्रक्शन हवा में करनी है इन्होंने। और बात ये है कि जितनी भी ये जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, इसको ये जितने भी बिल्डर्स या डेवलपर्स हैं, ये क्या सपोर्ट करते हैं? हर चीज तो आप इंपोर्टेड लगा रहे हैं। मैंने तो 2-3 जगहों पे कहा है टॉक शोज में कि भाई, ये जो आप स्पेनिश टाइल यूज करते हैं, इंपोर्टेड सैनिटरी आइटम यूज करते हैं, इनको मतलब ऑब्नॉक्शियसली इसके ऊपर टैक्सेशन होनी चाहिए। और जो हमारी लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको आम पब्लिक की रीच में होना चाहिए, तो आपकी लोकल इंडस्ट्री चलेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमारी गवर्नमेंट का एक माइंडसेट है, वो इस माइंडसेट पे बैठे हुए हैं कि हमने रियल एस्टेट को टैक्स करना है, और जो उनके लाडली सोसाइटियों वाले हैं, जो जिनसे वो ऑब्लाइज होते हैं, उनको टैक्स नेट में नहीं लाना। जो वकार साहब की सोसाइटी है या सगीर साहब की है, जो क्योंकि ये गलती से टैक्स पे कर रहे हैं, इन्हीं के ऊपर परसेंटेजेस बढ़ा के इन्हीं का खून निचोड़ें, और ये भी आखिर में तंग आके यहां से पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट हो जाएं, मलेशिया शिफ्ट हो जाएं, अपना कैपिटल लेके, और ये हुक्मरान जो है उसको एंजॉय करें। आज के जो तीनों सेशन से हमें एक नतीजा अक्स ये हुआ कि जो इस वक्त टैक्सेशन का सिस्टम है, जो इस टैक्सेशन में आ चुका है, उसके ऊपर मज़ीद टैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो टैक्स बेस है उसकी तरफ नहीं जा रहे, ताकि उस टैक्स बेस को बढ़ाया जा सके। मैं इन अल्फाज के साथ अहमद वकार साहब का, एहसन साहब का और सगीर मुश्ताक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे स्टूडियो में हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के सेशन अपने इस स्टूडियो में अरेंज करते रहें, और जब क्लासेस शुरू होंगी हम कोशिश करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर स्टूडेंट्स की इनपुट्स भी और आप लोगों के डिस्कशंस को, इस फोरम को इंशाल्लाह जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।